Hello, dear student. Welcome to the chapter Civilizing the Native Education, Educating the Nation. ये चैप्टर नंबर 6 है। ब्रिटिश इंडिया में क्या एजुकेशनल चेंजेस हुए उसके बारे में बात करते हैं। We know that the British rule significantly impacted the lives of राजाओं के जीवन में, नवाब, किसान, ट्राइबल कम्युनिटीज, सब पर इफेक्ट डाला उन्होंने कहीं ना कहीं। They believed that they had a cultural duty to civilize the natives. जो गंवार हैं, जो ग्रामीण इलाके के, स्पेशली इंडियंस को कल्चरल बनाने की उनकी ड्यूटी वो अपनी मानते थे। किस तरह के चेंजेस वो चाह रहे थे इम्प्लीमेंट करना? वो एजुकेट करना चाह रहे थे इंडियंस को इन सेंस ऑफ सिविलाइजेशन। उन्हें लग रहा था ये सभ्य लोग हैं, सभ्य बनाना, इसे गुड सब्जेक्ट्स के तौर पे देखते थे वो। हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, चलिए यहाँ देखते हैं। अब देखें तो लास्ट 200 ईयर्स में अगर हम ध्यान दें, वी विल ऑल्सो एग्जामिन हाउ इंडियंस रिएक्टेड टू ब्रिटिश। साथ में ये भी देखेंगे कैसे इंडियंस रिएक्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के। यहाँ एक इमेज दी गई, विलियम जोन्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं पर्सियन। कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं? वो लैंग्वेज सीख रहे हैं यहाँ पर पर्सियन, राइट। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी इन्होंने स्टैब्लिश की थी। The tradition of Orientalism, 1783. William Jones arrived in Calcutta as junior judge at the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज बनकर आए थे ये कलकत्ता, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टैब्लिश किया था। तो लीगल एक्सपर्ट्स के अलावा ये लिंग्विस्टिक भी थे। He had studied Greek, उन्होंने ग्रीक लैंग्वेज पढ़ी हुई थी, लैटिन पढ़ी हुई थी ऑक्सफोर्ड में। फ्रेंच बोल सकते थे वो, इंग्लिश भी बोल सकते थे। अरेबिक वो सीख रहे थे अपने एक फ्रेंड से, साथ में पर्सियन भी सीख रहे थे। While in Calcutta, he dedicated many hours to learning from पंडित्स about the intricacies of Sanskrit. संस्कृत को भी सीख रहे थे, पर्सियन सीख रहे थे, अरेबिक सीख रहे थे, including its grammar and poetry. He soon immersed himself in ancient Indian text, covering various subjects such as law, philosophy, religion, politics, ethics, arithmetic, medicine and other sciences. ये सब उन्होंने एंसेंट जो इंडियन टेक्स्ट थे उनको स्टडी किया। Jones found that many British officials in Calcutta shared his interests. Figures like Henry Thomas, Colebrook and Nathaniel Held were also exploring India's ancient heritage, mastering local languages and translating works in Sanskrit and Persian into English. Together they established the Asiatic Society of Bengal and launched a journal called Asiatic Researches. इन्होंने जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। हेनरी थॉमस कोलब्रुक स्कॉलर थे संस्कृत के। Jones and Colebrook come to embody a specific viewpoint about India. They held a profound respect for ancient culture, both Indian and Western. They believed that Indian civilization had reached its peak in ancient times, but had since declined. उनका मानना था कि इंडियन कल्चर तो बहुत पुराने समय से ही अपने पीक पर थी, लेकिन अब डिक्लाइन हो रही। To truly understand India, they felt it was essential to uncover the sacred and legal texts. जो पुराने पवित्र किताबें हैं, ये लीगल टेक्स्ट हैं, उनको पहले रिवील करना चाहिए। इससे वो जेन्युइन आइडियाज जो उनको और जो हिंदूज और मुस्लिम्स के लॉ हैं उनको वो समझ पाएंगे। Thus Jones and Colebrook set out to discover ancient texts, interpret their meanings, translate किया उन्होंने, टेक्स्ट को सर्च किया उन्होंने, शेयर की अपनी डिस्कवरीज को। तो उन्होंने ये माना कि इससे क्या होगा कि ब्रिटिश टू लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर बट ऑल्सो हेल्प इंडियंस connect with their heritage and rediscover the lost splendors of their past. In this process, they envisioned the British as both the guardians and rulers of Indian culture. मान रहे थे कि गार्जियन भी और रूलर भी दोनों ही। Inspired by these ideas, many company officials argued that the British should promote Indian education instead of Western. कई लोग मानने लग गए कि इंडियन एजुकेशन को ही प्रमोट करना चाहिए इंडिया में, कि वेस्टर्न एजुकेशन को। तो अब इस पर विचार चला कि हम संस्कृत को फिर से बढ़ावा देंगे इंडिया में, या पर्शियन लिटरेचर पोइट्री को बढ़ावा देंगे। उन्होंने इस पर विचार किया कि हिंदू मुस्लिम जो है
उनको जो भी फैमिलियर चीज़ें हैं वो उनको ज़्यादा पढ़नी चाहिए बजाय कि विदेशी चीज़ों के। ये अप्रोच जो है कि ब्रिटिशर्स की भी हेल्प करेगी, उन्हें रेस्पेक्ट दिलाएगी, एक्सेप्टेंस दिलाएगी लोकली। तो फाइनली एक मदरसा बनता है 1781 कलकत्ता में, और ये सपोर्ट करने के लिए बनता है कि अरबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ इसमें पढ़ाए जाएंगे, राइट। आगे चल के हिंदू कॉलेज आया 1791 में, प्रमोट करता है एंसेंट संस्कृत टेक्स्ट को। तो एक मदरसा हो गया मुसलमानों के लिए, एक संस्कृत कॉलेज हो गया आपका बनारस में। लेकिन सभी इस पर ऑफिशियल जो थे वो एग्री नहीं थे कि भाई उन्हें ये भाषाएं सिखाई जाए। ये एक मॉन्यूमेंट है वॉरेन हेस्टिंग्स का, इसमें एक तरफ पंडित एक तरफ मौलवी को यहाँ दिखाया गया है, विक्टोरिया मेमोरियल में लगाया, रिचर्ड वेस्ट में कोर्ट ने बनाए थे 1830। पंडित और एक तरफ मुंशी है ना, इनको दिखाया जा रहा है इसमें। Hastings played a key role establishing the Calcutta Madrasa, believing that the ancient tradition of India and Oriental knowledge should serve as the foundation of British governance in the country. इनका मानना था कि उन्हें प्राचीन जो भाषाएं हैं या प्राचीन जो उनके कल्चरल टेक्स्ट हैं वो उन्हें पढ़ाया जाए। ओके, ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल जो हैं क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं इस अप्रोच को, आर्ग्यू करते हैं कि जो नॉलेज है ईस्ट की वो बहुत गलतियां उसमें, साइंटिफिक रिगोर हैं उसमें, तो जो ईस्टर्न लिटरेचर है वो उसको उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने बिलीव किया कि मिसगाइड करेगा ब्रिटिशर्स को टू इन्वेंट सो मच एफर्ट इनटू प्रमोटिंग द स्टडी ऑफ अरेबिक और संस्कृत लिटरेचर। जेम्स मिल जो थे ये नोटेबल क्रिटिक थे ओरिएंटलिस्ट के, उन्होंने आर्ग्यू किया ब्रिटिश शुड नॉट फोकस ऑन टीचिंग व्हाट द लोकल्स वांटेड, इस पर फोकस नहीं करना चाहिए कि लोकल क्या चाह रहे हैं। इंस्टेड उन्होंने इंसिस्ट किया कि एजुकेशन जो एम्फसाइज करनी चाहिए प्रैक्टिकल और नॉलेज के बेस पर। इंडियन शुड लर्न अबाउट वेस्टर्न साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसमेंट रेदर द पोएट्री एंड सेक्रेट टेक्स्ट फ्रॉम द ईस्ट। उन्होंने कहा भारतीयों को जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव की जो नॉलेज है या टेक्निकल नॉलेज उसको सीखना चाहिए। By the 1830s, criticism Orientalism intensified. Most prominent critics was Thomas Babington, मैकाले। तो मैकाले जो थे उनका व्यू क्या था, अनसिविलाइज लैंड मानते थे वो। उनका मानना ये था कि ईस्टर्न नॉलेज जो है वो कुछ भी अचीवमेंट नहीं है इंग्लैंड के आगे। मैकाले ने डिक्लेयर कर दिया कि एक सिंगल सेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ ऑफ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडियन अरबिक। भारतीय और अरब साहित्य का पूरा अगर आप लिटरेचर मिला लें तो केवल और केवल एक सिंगल सेल्फ ही उससे ज़्यादा वर्दी है, किससे, जो लिटरेचर ऑफ इंडिया का और अरेबियन का है, यूरोपियन लाइब्रेरी उससे ज़्यादा वर्दी। इनका मानना ये था। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि वेस्ट अपना फंड वेस्ट करना बंद करें, ओरिएंटल स्टडीज़ में जो प्राच्य भाषा आप सिखा रहे हैं उस पर बंद करें, वो इम्प्रैक्टिकल है। ये हैं मैकाले, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। मैकाले पैशनेटली एडवोकेटेड फॉर टीचिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इनका मानना था कि इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाए। He believed that knowledge of English would enable Indians to access some of the best literature in the world and understand advancement in Western science and philosophy. इनका कहना था इंडियंस अगर इंग्लिश सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट के बारे में समझ पाएंगे और अंडरस्टैंड करेंगे जो बेस्ट आपका वर्ल्ड का लिटरेचर है। तो ये कह रहे थे हम इन्हें सिविलाइज करेंगे, उनके टेस्ट को ट्रांसफॉर्म करेंगे, वैल्यूज कल्चर को। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लेकर के आए 1835 में। दिस डिसीजन मेड इंग्लिश, तो इंग्लिश को हायर लैंग्वेज में, हायर एजुकेशन में मीडियम बनाया गया पढ़ाने का, राइट। जैसे कलकत्ता मदरसा हो गया, बनारस संस्कृत कॉलेज हो गए, ये टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस माने जाने लग गए। इट वॉज ऑलरेडी इन डिक्लाइन, जो कि डिक्लाइन में थे। कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ कि इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो स्कूल्स में फिर प्रोड्यूस होने लग गई, फाइनली इंग्लिश मीडियम में आ गए। ये यहाँ पे कुछ टेक्स्ट यहाँ पर दिए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। मैकाले का लेटर है ये। एजुकेशन फॉर कॉमर्स, ट्रेड के लिए क्या एजुकेशन। 1854 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में, एक इम्पोर्टेंट एजुकेशनल डिस्पैच भेजते हैं गवर्नर जनरल को जो इंडिया में थे, उसे वुड डिस्पैच कहा गया। इसमें चार्ल्स वुड के नेम से ही इसका नाम रखा गया था, वुड डिस्पैच।
The president of the board of control of the company. This document outlined the educational policy that was to be implemented in India and once again highlighted the practical advantage of European learning compared to orientation. वो डिस्पैच में उन्होंने यही हाईलाइट किया कि ओरिएंटल नॉलेज के मुकाबले यूरोपियन लर्निंग जो है वो ज़्यादा एडवांसमेंट है, उसको सिखाया जाए. की इकोनॉमिक्स थे, बेनिफिट उन्होंने गिनाए इसके कि भैया डिस्पैच जो थे, डिस्पैच वाज द यूरोपियन एजुकेशन वुड हेल्प इंडियंस, इनका मानना यही था वो डिस्पैच में यूरोपियन एजुकेशन सिखाई जाए. बाय इंट्रोड्यूसिंग देम टू यूरोपियन लाइफस्टाइल, डिस्पैच आर्ग्यूड इंडियंस वुड चेंज देयर टेस्ट एंड डिजायर लीडिंग टू एन इंक्रीज डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स. इससे ब्रिटिश गुड्स और चीज़ों की डिमांड बढ़ती चली जाएगी, यूरोपियन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी. वुड्स डिस्पैच ऑल्सो क्लेम्ड दैट यूरोपियन एजुकेशन वुड एनहेंस द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस. का मोरल कैरेक्टर भी बढ़ा रहे हैं, मेकिंग देम मोर ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट. ये चीटर लोग बता रहे हैं कि मोर ट्रुथफुल और ऑनेस्ट बनेंगे. द कंपनी फाइंड रिलायबल सिविल सर्वेंट. इससे हाँ ये जरूर है कि नौकरशाही में उन्हें जरूर लॉयल सिविल सर्वेंट मिल सकते थे. डिस्पैच के अकॉर्डिंग ये सीरियस एरर्स जो हैं उनको भी दूर करेगा, ड्यूटी, कमिटमेंट, वर्क, इन सब के बारे में सिखाएगा इंडियंस को. 1854 का वो डिस्पैच आता है. सेवरल मेजर्स स्ट्रेंथन करते हैं एजुकेशन में, गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किए जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन का सिस्टम क्रिएट होता है. 1857 में सिपाही रिवॉल्ट हो जाता है मेरठ में, दिल्ली में, और उसी समय जो है कलकत्ता में यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, मद्रास में और बॉम्बे में. 1857 में 3 यूनिवर्सिटी बनाई गई, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे. Additionally, attempts were made to reform the existing school education system. उस समय जो स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम है उसमें रिफॉर्म लाने. ये दूसरा सोर्स यहाँ पे दिया है, पहला सोर्स आपने ऊपर यहाँ पर देखा था, ये सोर्स 1 था, लैंग्वेज ऑफ द वॉइस, और यहाँ पर है एन आर्गुमेंट फॉर यूरोपियन नॉलेज. ये है विलियम कैरी, स्कॉटिश मिशनरी थे, सपोर्ट किया था इन्होंने सेरमपोर मिशन के, विलियम कैरी. बात करते व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल. उस समय के लोकल स्कूल्स का क्या हुआ जो प्री ब्रिटिश टाइम में थे. तो उस समय तो गुरुकुल चलते थे. 1830s में विलियम एडम, स्कॉटिश मिशनरी थे, ये ट्रैवल करते हैं बंगाल के डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स में, और वो एसेस करते हैं एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल, स्पेशली फोकसिंग ऑन पाठशालास. फाइंडिंग्स वर क्वाइट रिवीलिंग. एडम ने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने कहा 1 लाख पाठशाला हैं बंगाल और बिहार में. स्मॉल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें 20 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं हैं. टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग एजुकेटेड इन दिस पाठशाला 2 मिलियन. सब मिला के देखें तो 2 मिलियन लोग पढ़ रहे हैं. ये जो धनी लोग हैं उन्होंने स्टार्ट किए या कम्युनिटीज चला रही है या फिर खुद गुरुजी ही चला रहे हैं. पहले गुरुजी का कॉन्सेप्ट था ना इंडिया में गुरुकुल का. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाठशाला. एजुकेशन सिस्टम जो थी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल थी, डिफरिंग सिग्निफिकेंटली फ्रॉम मॉडर्न स्कूल्स. की एलिमेंट्स दैट वी एसोसिएट विद स्कूल्स टुडे वर लार्जली एब्सेंट इन पाठशालास. अभी आज के जो हम लोग स्कूल देखते हैं वो उस समय पाठशालास में चीज़ें नहीं थी. कोई फिक्स फीस नहीं थी, फैमिली के इनकम पर बेस था, कोई प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स नहीं हुआ करती थी, सेपरेट बिल्डिंग नहीं होती थी, बेंचेस चेयर्स नहीं होते थे, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, क्लास ऑर्गेनाइज नहीं थी, सेपरेट ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था, अटेंडेंस रजिस्टर नहीं था, एनुअल एग्जाम नहीं थे, टाइम टेबल नहीं था. क्लासेस जनरली इनफॉर्मल वे में लगती थी, जैसे किसी बरगद के पेड़ के नीचे या गांव की किसी दुकान में या गुरुजी के घर पर. ओरल टीचिंग ज़्यादा दी जाती थी, और जो स्टूडेंट्स थे उनकी लर्निंग लेवल्स सबके अलग अलग थे, डिफरेंट ग्रुप्स वहाँ बनाए गए थे. एडम नोटेड दैट दिस फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम वाज वेल सूटेड टू लोकल सर्कमस्टेंस. लोकल जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से तो ये अच्छा था. जैसे कि क्लासेस वर सस्पेंडेड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम. जब फसल का टाइम आता था तो क्लास नहीं होती थी. व्हेन रूरल चिल्ड्रन हेल्प्ड इन द फील्ड्स, क्योंकि उस समय वो फील्ड में हेल्प करते थे. एंड रिज्यूम्ड वंस द क्रॉप्स वर हार्वेस्टेड एंड स्टोर्ड, और वो तब दोबारा स्टार्ट करते थे जब फसल स्टोर कर ली जाती है. दिस अडेप्टेबिलिटी इंश्योर्ड दैट इवन चिल्ड्रन फ्रॉम पीजेंट फैमिलीज हैड द अपॉर्चुनिटी टू रिसीव एन एजुकेशन. इससे फायदा हुआ कि जो किसानों परिवार के बच्चे हैं वो भी एजुकेशन ले पाएंगे.
न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स, नए रूटीन नए रूल आए। मिड 19 अगर सेंचुरी देखे, कंपनी ने फोकस किया हायर एजुकेशन पर, लोकल पाठशाला को अलाउ किया कि वो ऑपरेट करें। लेकिन 1854 के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि वो वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम को एनहांस करेगी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू मेजर, पहला अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट पंडित। कंपनी ने डिसाइड किया कि भैया 4 से 5 पाठशालाओं के लिए गवर्नमेंट पंडित हम लोग जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, स्कूल में विजिट करेंगे, क्वालिटी ऑफ टीचिंग को देखेंगे। रेगुलर रिपोर्टिंग एंड टाइम टेबल्स, हर गुरु को रिक्वायर्ड किया गया कि भैया आप पीरियडिक रिपोर्ट्स बनाएंगे, टाइम टेबल को फॉलो करेंगे क्लासेस का। टीचिंग जो है वो टेक्स्ट बुक्स पर रिलाई होने लगी, फिर धीरे धीरे एनुअल एग्जामिनेशन होंगे। ये रूल्स इस्टेब्लिश कर दिए गए, स्टूडेंट पे फिक्स फी कर दी गई, क्लास अटेंड करना होगा रेगुलर, डेजिग्नेटेड सीट्स बना दी गई, इसी सीट पर आपको बैठना है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यू सिस्टम के क्या कॉन्सिक्वेंसेस? पाठशाला जो थी कंपाइल्ड थी नए रेगुलेशन से जो कि गवर्नमेंट ने उनको दिए थे ग्रांट के जरिए। वाइल दोज दैट रजिस्टर्ड वर कट ऑफ फ्रॉम फंडिंग, जो इनका रजिस्टर कर रहे थे उन्हें फंड देना बंद कर दिया सरकार ने। इससे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका था। इंडिपेंडेंट गुरुज के लिए बड़ा मुश्किल हुआ कि वो अपने स्कूल चला सकें। फिर स्ट्रिक्ट रूल भी आ गए यहाँ पर। फिर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस थे इनके। चिल्ड्रन जो गरीब परिवार के थे पाठशाला में अटेंड कर सकते थे, फ्लेक्सिबल तरीके से पढ़ सकते थे। और न्यू सिस्टम आ गया, हार्वेस्ट टाइम पर भी छुट्टी नहीं हो रही है, तो वो बेचारे एजुकेशन कंटिन्यू कर पा रहे हैं। अगर एब्सेंस हो रहे हैं लगातार तो फिर काफ़ी दिक्कत हो रही है उन्हें सीखने में भी। न्यू रिक्वायरमेंट जो है कंपाइल नहीं कर पाए। फिर आए अरविंदो घोष का विजन था नेशनल एजुकेशन को लेकर। उन्होंने 15 जनवरी 1908 बॉम्बे में अरविंदो घोष जो थे आर्टिकुलेट किया अपने विजन को नेशनल एजुकेशन पर। उन्होंने कहा कि फोस्टरिंग ए सेंस ऑफ नेशनलिटी एमंग स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा स्टूडेंट्स के बीच में हमें जो है क्या करना पड़ेगा, हमें स्टूडेंट्स के बीच में एक भावना करनी पड़ेगी राष्ट्रीयता की। He believed that education should inspire students by reflecting on the heroic deeds of their ancestors, यानी कि अपने पूर्वजों के बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें। हेल्पिंग देम कनेक्ट विद कल्चरल हेरिटेज, जो उन्हें हेल्प करेगा कल्चरल उनके हेरिटेज से। की पॉइंट्स क्या थे अरविंदो घोष की स्पीच में? पहला था वर्नाकुलर एजुकेशन, चोज आर्गूड दैट एजुकेशन शुड बी डिलीवर्ड इन वर्नाकुलर, वर्नाकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन होने चाहिए थी। दूसरा बैलेंसिंग ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, उन्हें इस बात पर स्ट्रेस दिया कि आपको अपनी जड़ों से तो जुड़ा ही रहना, लेकिन साथ ही साथ हमें कुछ मॉडर्न साइंटिफिक एडवांसमेंट और वेस्टर्न आइडियाज को भी सीखना चाहिए। तीसरा प्रैक्टिकल स्किल होना चाहिए, घोष ने कहा कि प्रैक्टिकल क्राफ्ट्स कैरिकुलम में होना चाहिए, स्किल्स आनी चाहिए नए स्टूडेंट्स को, जब वो एजुकेशन कंप्लीट करें तो वो स्किलफुल हो जाएं। ओके, अब बात करते हैं एजेंडा फॉर ए नेशनल एजुकेशन। ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं थे जो केवल सोच रहे हैं एजुकेशन में। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में बहुत सारे इंडियन थिंकर भी थे जो इसके बारे में सोच रहे थे। कुछ इंडियंस बिलीव कर रहे थे वेस्टर्न कल्चर हमें कर लेना चाहिए, कुछ इसका विरोध कर रहे थे। तो वो कह रहे थे ब्रिटिशर्स को ज़्यादा स्कूल खोलना चाहिए, स्कूल खोलने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ बनानी चाहिए, कॉलेज खोलने चाहिए, उसके लिए फंड देना चाहिए। इसके बारे में चैप्टर 8 में और डिस्कस में मिलेगा। ऑल इंडियन सपोर्ट कर रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन को, लेकिन महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर ये क्रिटिसाइज कर रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन को। अब उनके व्यूज देखते हैं। इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड, गुलाम बना रही है अंग्रेजी शिक्षा में। महात्मा गांधी का ये बिलीव था कि कॉलोनियल एजुकेशन जो है वो एक इन्फेरिटी का भारतीयों में भर रही है। इट लेट देम टू ड्यू वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर, वो ये मानने को फिर तैयार हो जाएंगे कि वेस्टर्न ज़्यादा सुपीरियर है इन देयर ओन कल्चर। गांधी डिस्क्राइब्ड दिस, गांधी ने इसे डिस्क्राइब किया है एजुकेशन एज पॉइजनस, ये जहरीली एजुकेशन है, ये पाप किससे सिंफुल है, गुलामी की तरफ ले जाएंगे, और ये ईविल है ना। उन्होंने आर्गू किया कि दोज एजुकेटेड इन दीज वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन बिकेम इनेमोर्ड विद ब्रिटिश रूल, लूजिंग देयर कनेक्शन, अपने हेरिटेज से कनेक्शन छूट जाएगा।
उन्होंने कहा कि इंडियंस की हेल्प करे वो एजुकेशन होना चाहिए जिससे उन्हें डिग्निटी मिले, सेल्फ रेस्पेक्ट मिले। नेशनल मूवमेंट के दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स को एनकरेज किया था कि आप उन स्कूली शिक्षाओं को छोड़िए जो कॉलोनियल है। गांधी स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। He believed that education in English isolated Indians from their own communities. भारतीयों को भारतीयों से ही अलग करेगी। Strangers in their own lands, those educated in English often despised local culture and struggled to connect with the masses. जो भीड़ है उससे वो जुड़ नहीं पाएंगे, लोकल कल्चर से अलग हो जाए। तो ये गांधी का व्यू था। रियल लाइफ एक्सपीरियंस जरूरी है बजाय कि किताबों के। माइंड एंड सोलफुल लिटरेसी होनी चाहिए। अलग अलग उनके पॉइंट थे। एज नेशनलिस्ट फीलिंग ग्रू, other thinkers began to envision a system of national education that would be fundamentally different from the one established by the British. तो जो ब्रिटिश एस्टेब्लिश कर रहे हैं उससे डिफरेंट उन्होंने सोचा। तीसरा सोर्स देखिएगा, महात्मा गांधी ने क्या कहा उसको आप पढ़ाएंगे यहाँ। टैगोर का क्या मानना था? अबॉर्डे ऑफ पीस। इन्होंने एक अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया 1901 में ऑन चैलेंजिंग एक्सपीरियंस इन स्कूल। जब बच्चे थे तो उनको काफ़ी चैलेंज फील करना पड़ा। इन्वायरमेंट था स्कूल का जैसे कि जेल का इन्वायरमेंट हो। तो टैगोर ने क्या किया? टैगोर ने शांति निकेतन स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? शांति निकेतन। वो उन्होंने बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट दिया, बच्चे जो है नेचर के बहुत नज़दीक रहे वहाँ पर। तो क्रिएटिव लर्निंग बच्चे सीखें, और साथ ही साथ रूरल एरियाज़ में स्कूल उन्होंने सेट किए 100 किलोमीटर्स कलकत्ता से जो दूर थे। उनका नाम शांति निकेतन या अबॉर्ड ऑफ पीस रखा। चिल्ड्रन यहाँ रह सकते थे और नेचर के साथ कल्टीवेट कर सकते थे अपनी क्रिएटिविटी को। टैगोर और महात्मा गांधी दोनों ही सिमिलर एजुकेशन फिलॉसफी शेयर करते थे। दोनों ही मानते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन वो ठीक नहीं है। ये emphasized the importance of teaching science and technology। शांति निकेतन में साइंस और टेक्नोलॉजी की टीचिंग को भी एम्फेसाइज किया गया, म्यूजिक और डांस के साथ। Discourse around national education was rich and varied, with many thinkers proposing different। बहुत से thinkers ने अलग अलग अपने उन्होंने proposed की। Question of what constituted truly national education sparked ongoing debates that continued even after India's independence। अभी भी भारत के आज़ाद होने के बाद भी इस पर डिबेट चलती रहती है। आपको इमेजिन करना, अगर आप विटनेस होते महात्मा गांधी और मैकॉले की शिक्षा पद्धति के, तो आपको इस पर अपने डायलॉग लिखना है। ये करते हैं मैचिंग। विलियम जॉन्स आपको पता ही है, इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट कर रहे थे, एंशिएंट कल्चर के रेस्पेक्ट गुरु थे, या क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। रविन्द्रनाथ टैगोर आपको पता है, लर्निंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। थॉमस मैकॉले ये चाह रहे थे कि क्या होना चाहिए, प्रमोट कर रहे थे इंग्लिश एजुकेशन को। महात्मा गांधी क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। पाठशाला, पाठशाला में गुरुज होते थे। और विलियम जॉन्स, 5 इधर हैं, 5 इधर हैं। हाँ, एंशिएंट कल्चर, विलियम जॉन्स को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। ओके, अब करेंगे हम लोग ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन है, जेम्स मिल वॉज अ सेवर क्रिटिक ऑफ द ओरिएंटल। बिल्कुल क्रिटिक थे ये। 1854 जो डिस्पैच आया था एजुकेशन पर, इंग्लिश बीइंग इंट्रोड्यूस एज ए मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। हाँ, ट्रू। महात्मा गांधी थॉट दैट प्रमोशन ऑफ लिटरेसी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन। क्या महात्मा गांधी इसको मानते थे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एम है वो एजुकेशन का वो लिटरेसी है? तो ये फॉल्स है। रविन्द्रनाथ टैगोर फेल्ट दैट चिल्ड्रन आउट टू बी सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। और स्कूल को जेल नहीं बनाना चाहते थे, एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाह रहे थे जहां लोग सीखना चाहें। आते हैं ट्रू फॉल्स में। वारेन हेस्टिंग टुक द इनिशिएटिव टू सेट अप ए मदरसा इन कलकत्ता। वारेन हेस्टिंग में कलकत्ता में मदरसा एस्टेब्लिश किया था। कहां पर किया था? कलकत्ता। विच ऑफ दीज इंडियंस अपोज द आइडिया ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन का आइडिया किसने अपोज किया था? दोनों ही लोगों ने, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। इस चैप्टर में हमने एजुकेशन सिस्टम के बारे में देखा कि कैसे कैसे डेवलप हुआ, राइट। वो डिस्पैच के बारे में देखा।
मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।